नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोगों की एलटी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारा भी पूरा प्रयास है कि आपको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, जितना सहयोग हो सके हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाया जाए। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए मॉडल पेपर 15 लेकर आए हैं, जिसमें हमने 30 इम्पॉर्टेंट MCQ सेट किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पूर्व में हमने आपको 14 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप वो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिवीजन क्लासेस भी दोस्तों हम बीच बीच में लेकर आएंगे और बीच बीच में मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाते रहेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर से दोस्तों थोड़ा सेल्फ टेस्टिंग हो जाती है। तो इस मॉडल पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आपने अंत में कितना स्कोर किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैकडूगल ने, कर्ट लेविन ने, फ्रायड ने या फिर स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका पहला वाला ऑप्शन, मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल ने अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की है। मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं दोस्तों? उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिनका संबंध उन्होंने संवेग से बताया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभिप्रेरणा क्या होती है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है दोस्तों। ये आपकी क्या है, एक शिक्षार्थी के अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, यहाँ में इसको कह सकते हैं, एक ऐसा इंटरनल पावर है जो कि उसको उसके एम की ओर को निर्देशित करता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हमने अभिप्रेरणा का कई तरह से कैटेगराइजेशन भी किया है। किस तरह से अभिप्रेरणा को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी अभिप्रेरणा वाली वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक, किसके द्वारा दी गई अभिप्रेरणा की? तो क्या है इसका राइट आंसर? पहले ऑप्शन देख लीजिए, मास्लो, हर्ट्जबर्ग, विक्टर व्रूम या फिर स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बताइए क्या है। 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्टर व्रूम। ठीक, विक्टर व्रूम के द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था और ये 1964 में दिया गया था। ठीक, 1964 में दोस्तों इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। ये आप कह सकते हैं इस विचारधारा का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ठीक है ना। तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों आपका, ये मोटिवेशन और निष्पादन और कार्य संतुष्टि के कारणों पर एक तरह से अपना एक अलग से विवरण ये प्रदान करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का स्वयं चयन करता है। ठीक है, और अपनी उद्देश्यों, अपनी आवश्यकताओं या फिर अपनी योग्यताओं या फिर अपने जो भी उसके रोल हैं, उनके बारे में हमेशा वो सतर्क रहता है। ठीक है, ये दोस्तों एक तरह से मनुष्य की शक्ति को परिभाषित करने वाला सिद्धांत है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? प्रत्याशा का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर व्रूम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? आपको बताना है कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ABCD देख लीजिए और फिर मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और फिर ज्ञान। तो बताइए क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला। पहले आता है आपका ज्ञान, फिर अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड देन उसके बाद आपका क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन। ठीक है, यही दोस्तों आपका क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। इसको देखकर कुछ याद आता है दोस्तों? ये आपका क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपका दोस्तों ब्लूम के द्वारा ये आपके संज्ञानात्मक उद्देश्य बताए गए थे। ठीक है, और इनका सही क्रम ब्लूम के द्वारा किया गया था। ब्लूम ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, 1956 में इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, काफ़ी प्रचलित है, आप इसको दोस्तों ध्यान में रखना। ठीक है, और इसके आप क्रम को क्या याद रखेंगे दोस्तों कि भाई ज्ञान, फिर आता है आपका अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण एंड देन उसके बाद आता है मूल्यांकन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दोस्तों ध्यान में रखना। और एक चीज़ और है,
जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन भी कराया था, 2001 में इसको रिवाइज किया गया था, ठीक है ना। इसका जो संशोधन है वो एंडरसन और क्रिथवोल हैं, इन्होंने किया था, ठीक है। ये भी आप दोस्तों ध्यान में रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। अब देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। बताइए, उपलब्धि, लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य। अभी दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, ये आपका क्या है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य, या फिर इसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन भी इसको बोला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का जो करना है वो किसके पक्ष में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में दोस्तों आपका व्यवहार का करना पक्ष में आता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सीखने के जो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसी का अंदर आपका व्यवहार का करना पक्ष में आता है, ठीक है। जैसे संज्ञानात्मक में क्या आते हैं दोस्तों, संवेग। तो संवेग क्या होते हैं दोस्तों, किसी बालक को क्रियाशील बनाते हैं, ये चीज को आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा कि भाई सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा, देखिए। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको 3 विकास के जो सिद्धांत हैं संज्ञानात्मक विकास के, वो बहुत अच्छे से याद करने, एक तो होता है पियाजे वाला, एक है वाइगट्स्की और ब्रूनर का सिद्धांत, ठीक है। ये 3 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण व एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं, ठीक। जो आप स्पष्ट एग्जाम्पल दें और इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल देने से क्या परिणाम होता है, बताइए। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं को समझ में अभाव पैदा करता है, या अवधारणाओं की बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप सोच के बताइए। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, जो आप जब एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, दोनों तरह के, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं और अन्य उदाहरण भी देते हैं दोस्तों, तो ये अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है, ठीक है। जो बच्चे में जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अगर आपने चेंज करना है तो उसको प्रोत्साहित करने का दोस्तों ये आपका क्या होता है, एक प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव वे होता है कि जब आप एग्जाम्पल देते हैं तरह तरह के, ठीक। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों कि जो बालक है उनमें कॉन्सेप्ट का इसमें चेंज होता है, इसके अलावा उनमें डेवलपमेंट भी होता है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह टेक्निक अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। देखिए, सोच के बताइए। सूझ, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता या फिर भगनासा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, भगनासा को क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक। नकारात्मक मानसिक वृत्ति बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चिंता भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सूझ, ठीक है। जो आपकी सूझ है दोस्तों वो आपकी समस्या समाधान में बाधक नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। वो तो आपकी क्या करती है, समस्या समाधान में सहायता करती है ना। जो समस्या समाधान के लिए आपको क्या होता है भाई, सूझ की तो आवश्यकता होती है ना। तो सूझ आपकी समस्या समाधान में सहायता करती है। बाकी ये सब नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ठीक है, चिंता, भगनासा, ये सब के सब आपके क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कभी भी मदद नहीं करते हैं, उल्टा ये बाधा पैदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण हैं। एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, स्वतः शोध या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वतः शोध। ठीक, स्वतः शोध विधि में दोस्तों व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं करता है, ठीक है, बल्कि केवल उन्हीं विकल्पों की तलाश इसमें की जाती है जो कि संगत प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो जो पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण है वो स्वतः शोध के उदाहरण हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से काफी अच्छा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक, या फिर आप इसको शिक्षण के स्तर भी बोल सकते हैं। अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर या फिर दूरवर्ती स्तर। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है दूरवर्ती स्तर। ठीक है, दूरवर्ती स्तर दोस्तों शिक्षण अधिगम के स्तर में नहीं आता है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर, परावर्ती स्तर और अवबोध स्तर, इसको आप दोस्तों ध्यान में रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? रॉस के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर एम.एल. बिग्गी के द्वारा। ठीक, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है एबिंगहॉस। ठीक, एबिंगहॉस ने क्या किया था? सर्वप्रथम सीखने के ग्राफ की व्याख्या करी थी। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है सीखने के ग्राफ की, तो इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका क्या होगा? एबिंगहॉस माना जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी देखा जाए तो मतलब डिबेटेबल है। देखा जाए तो इस एबिंगहॉस के द्वारा ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ इस आधार पर माना गया है कि क्योंकि इन्होंने सीखने के ग्राफ की व्याख्या की थी तो इसलिए ये कथन इनके द्वारा दिया गया, लेकिन देखा जाए तो साक्ष्य मिलते नहीं हैं वैसे इजीली इसके। ठीक, तो ये दोस्तों ध्यान में रखना कि वैसे अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा तो फिर आप एबिंगहॉस ही मारेंगे इसका राइट आंसर, अदरवाइज तो इसका वैसे देखा जाए तो आंसर ढूंढना काफ़ी मुश्किल है इसका कि भाई ये कथन एग्जैक्टली किसने दिया था, लेकिन सभी जगह इसका एबिंगहॉस ही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सोचिए, इसका राइट आंसर है बी, बंडूरा। ठीक, ये आपके क्या थे? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक बंडूरा थे। इन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम के कॉन्सेप्ट को एक तरह से इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार को जानना, उसका प्रत्यक्षण करना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अटेंडिंग एंड रिसीविंग बिहेवियर, इस पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक, और बंडूरा के नाम पर ही इस सिद्धांत को बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, इस ध्यान को भी दोस्तों, इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। ठीक, तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? जब आप कक्षा शिक्षण में अपने पाठ की प्रस्तावना करते हैं तो वो सीखने के किस नियम पर दोस्तों आधारित होती है? ठीक, देखिए, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? सोच के बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है तत्परता का नियम। ठीक है, ये तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक, तत्परता का नियम क्या होता है दोस्तों? कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार समझता है तो बहुत ही शीघ्रता पूर्वक उस कार्य को कर लेता है या फिर उसे सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस नियम में भी आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा, यानी कि उनमें तत्परता लेकर आनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? आप प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कि प्रस्तावना देते हैं। तो जब प्रस्तावना देते हैं तो उससे क्या होता है? बालक आगे सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तत्परता का नियम यहाँ पर कार्य करता है। ठीक, तो ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा कार्य क्या होता है कि भाई बच्चे को प्रस्तावना के जरिए क्या करना?
तत्पर करना, यानी कि तैयार करना, किसी कार्य को करने के लिए तैयार करना, तभी जाके उसको आनंद आएगा और वो जल्दी ही उस चीज को सीख लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा, चिंतनशील सोच यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चर्चा इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने की है? डीवी, रॉस, वुडवर्थ या फिर ड्रेवर? तो आप जरा सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चिंतनशील सोच यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डीवी ने इसकी चर्चा की है, ठीक है ना। तो डीवी का मानना दोस्तों यह है कि जो शिक्षार्थी है वो अपनी चिंतनशील सोच में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो ये आकलन करते हैं कि वे क्या जानना चाहते हैं, उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है और सीखने की स्थितियों के दौरान वे उस अंतर को कैसे पालेंगे, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी एक प्रोसेस इनके द्वारा बताई गई है, जॉन डीवी के द्वारा, चिंतनशील सोच। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रुप या समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता, प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण, बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, या फिर प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी, कि भाई जो आपका सृजनात्मकता के तत्वों का संबंध सही है वो इसका राइट आंसर है डी, ठीक। यानी कि जो दोस्तों जो आपके सृजनात्मकता को आपने अगर पहचाना है तो जो सृजनशील बालक होते हैं यानी कि जो क्रिएटिव बालक होते हैं उनमें मौलिकता होती है, ठीक है, उनमें विविधता होती है, उनमें प्रभावशीलता होती है, उनमें विस्तारण की क्षमता होती है, ठीक है। इसके अलावा उनमें उत्सुकता होती है, संवेदनशीलता पाई जाती है, स्वायत्तता का भाव पाया जाता है। तो ये सभी दोस्तों आपके क्या होते हैं? ये सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। इनको दोस्तों आपने अच्छे से याद करना है, ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान करके याद करके जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है पहला वाला, डिस्ग्राफिया, ठीक। डिस्ग्राफिया एक लिखने संबंधी अक्षमता को दिखाता है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, ठीक है, और इसके अलावा डिस्ग्राफिया, जैसे कि 3 मैंने आपको बता दिए, इनको अपने दोस्तों ध्यान में रखना, ठीक। इसके अलावा जैसे डिस्कैल्कुलिया किससे रिलेटेड होता है? गणित से संबंधित अक्षमताओं से, ठीक। और ऐसे ही जो आपका पढ़ने के संबंधित अक्षमताएं होती हैं उससे रिलेटेड आपका डिसलेक्सिया होता है। तो ऐसे दोस्तों आप ये सारे के सारे जो अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तिय, 4 स्तरीय, त्रिवित्तीय या फिर त्रिमुखीय। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 2 सेकंड का आपको समय है। क्या राइट आंसर है दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर है त्रिवित्तीय, ठीक है। त्रिवित्तीय परिभाषा के लिए दोस्तों आप ये रेंजुली जाने जाते हैं। इन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अपनी त्रिवित्तीय परिभाषाएं दी थी, उसके लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है या फिर उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो जो दोस्तों मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक होगा उसकी क्या विशेषता होगी? कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीय या फिर प्रतिकूल अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या फिर प्रतिच्छायित अवरोध। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? फिर सोच के बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी वाला, जिसको कि बोला जाता है प्रतिकूल अवरोध, ठीक। ये आपका दोस्तों क्या है? भूलने का सिद्धांत है, ठीक है। वैसे जो दोस्तों ये अवरोध होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेट्रोएक्टिव
और एक होता है प्रोएक्टिव। ठीक है, तो रेट्रोएक्टिव में जनरली होता क्या है कि भाई जो हमें नई जानकारी है, जैसे हमें कोई नई जानकारी मिली, वो हमारी पुरानी यादों में हस्तक्षेप करती है, जिसके कारण हम भूल जाते हैं। जैसे कि स्कूल में अगर टीचर के पास अगर पिछली क्लास थी और एक नई क्लास आई, तो नए बच्चों का जब आप नाम जान लेते हैं अपनी क्लास के, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको पुराने बच्चों के नाम याद रखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक, तो नई जानकारी क्या करती है, पुरानी जानकारी में हस्तक्षेप करती है। ठीक, इसी तरह से आपका क्या होता है, प्रोएक्टिव अवरोध होता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि जो आपका पहला जो आपने सीखा होता है, वो नया सीखने में कठिन करता है, यानी कि नई याद को बनाने में वो कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। जैसे कि नया फ़ोन नंबर या फिर हमें अपने लॉकर का जो कॉम्बिनेशन है वो सीखना कठिन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पास पुराना फ़ोन का नंबर होगा, या फिर अगर हमारा पुराने लॉकर का, या फिर हमारा जो हम पिन, अगर हमारे जो एटीएम की पिन है वो नई वाली ना, तो उसको याद रखना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि हमें पुराना वाला क्या होता है, याद होता है। ठीक, तो उसको प्रोएक्टिव हस्तक्षेप या फिर प्रतिकूल अवरोध भी दोस्तों उसको बोला जाता है। तो ये आपके क्या है, भूलने के सिद्धांत है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। ठीक, यानी कि आप मौखिक रूप से जो सीखने की अक्षमता है वो क्या है, भाषाघात यानी कि अफेजिया, चलाघात यानी कि एप्रेक्सिया, पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया, वाक संबंध रोग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अफेजिया। ठीक है, यानी कि भाषाघात। जब आपको मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता होती है, ठीक, आपको उच्चारण में दिक्कत आती है, आपको भाषा अवबोधन से संबंधित विकार हो जाता है, तो उसको अफेजिया बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसको आप दोस्तों ध्यान में रखना। इसके अलावा डिस्फेजिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या होता है, आप बताइए। चार इसके पास आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इन चार ऑप्शन में से आप जवाब दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए, सोच के इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है। ठीक, समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि जितने विभिन्न अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के संग शामिल करना। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, समावेशी शिक्षा बोला जाता है। इस समावेशी शिक्षा से विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है सामान्य बालकों के संग। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, समावेशी शिक्षा बोला जाता है। तो ये कक्षा में क्या करेगी, विविधता का तो उत्सव बनाएगी ना, जब इसके कारण क्या होगी, विविधता उत्पन्न होती है क्लास में। इसके बाद एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय के शिक्षा के संबंध में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे उसको कार्य करना है, 40, 42, 45 या फिर 48। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 45 घंटे। ठीक, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक को प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यानुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं, सोच के बताइए। काफ़ी वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा या फिर वैज्ञानिक पद्धति। क्या है दोस्तों ये, ऑफ कोर्स एक वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं, जहाँ पर व्याख्या आएगी, अनुमान आएगी, नियंत्रण प्राकल्पना की बात होगी, परिकल्पना, ठीक है, हाइपोथेसिस की जहाँ पर बात होगी, तो वहाँ पर ये दोस्तों आपकी क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों असेसमेंट किया जाता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बताइए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। सी वाला ऑप्शन, प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। आपको बताना है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। रेखीय अभिक्रम, साखी अधिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, तैयारी और सृजन, तैयारी और अर्जन। ठीक, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर सोच के बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी वाला, कि कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, यानी कि जो छात्र है वो हमेशा सरल से कठिन की ओर सीखते हुए बढ़ता है। तो कौशल स्थानांतरण के लिए आपका जो विकल्प सी है वो सबसे सटीक बैठता है कि कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ क्या है? विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहुसंदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, या फिर पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो देखिए, जब आप अंतः विषयी अनुदेशन की बात करते हैं तो उसका सर्वोत्कृष्ट लाभ जो है दोस्तों, कि भाई विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में अनुप्रयोग करने और जनरलाइजेशन करने के अवसर दिए जाते हैं जब उनको अंतः विषयी अनुदेशन दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भाई जब अंतः विषयी अनुदेशन दिया जाता है यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि विद्यार्थी अपने सीखे गए ज्ञान को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकता है, अनुप्रयोग कर सकता है और उसका जनरलाइजेशन कर सकता है। तो उसको अवसर प्रदान किए जाते हैं अनुदेशन के द्वारा, इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है शिक्षण अनुभव। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, ये तीन दोस्तों आपके क्या होते हैं? मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को कौन विशेषित करता है? वर्तुल, प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण या फिर विचारों की अनुत्क्रमणिकता। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी वाला, यानी कि विचारों की अनुत्क्रमणिकता, यानी कि जो विचार हैं उनकी इररिवर्सिबल प्रोसेस, ये इसकी दोस्तों पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है? क्यों रोता है दोस्तों? वियोग दुश्चिंता यानी कि सेपरेशन एंजाइटी, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या फिर अजनबी दुश्चिंता। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आप जरा सोच के बताइए। इसका राइट आंसर है आपका संवेगात्मक दुश्चिंता, यानी कि इमोशनल एंजाइटी के कारण बच्चा रोता है। देखिए दोस्तों, जो संवेग होते हैं इनकी उत्पत्ति आपकी मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, और जो मूल प्रवृत्ति होती है वो बालक की स्वाभाविक और जन्मजात क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और वो अपनी भावनाएं हमेशा रोकर ही व्यक्त करता है। तो जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चे में संवेगात्मक उत्पत्ति होती है और जिसको व्यक्त करने के लिए बच्चा रोने लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे में संवेगात्मक दुश्चिंता होती है। इसके बाद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? मेमोरी से रिलेटेड कौन नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या फिर अनुभूति। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जरा सोच के बताइएगा। 2 सेकंड का समय है आपको। आइडेंटिफिकेशन, फीलिंग, पुनर्स्मरण या फिर अनुभूति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुभूति। ठीक है दोस्तों, जो आपका पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, इनका तो सीधा सीधा संबंध होता है मेमोरी से। ठीक है, लेकिन अनुभूति क्या होती है दोस्तों? विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया होती है, तो ये आपका मेमोरी से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक,
तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ, 30 इम्पॉर्टेंट MCQ। कैसे लगे आपको एक MCQ? आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आज आपकी काफ़ी अच्छे से कसरत हुई होगी दिमागी। और इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप सॉल्व करके रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की भी संभावनाएं रहेंगी और आपको ये आई होप कि ये एग्ज़ाम में मदद करेंगे काफ़ी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।